फूलन से बैंडिट क्वीन तक की यात्रा और डाकू से सांसद तक की यात्रा, एक अनसुनी कहानी के साथ आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं। एक छोटे जाति के लड़की के साथ क्या क्या हुआ, कितनी यातनाएं झेलती हुई सांसद तक पहुंची। यूं कहे तो संघर्ष का दूसरा नाम है फूलन देवी। आज उनके जन्मदिन पर सारे घटनाक्रम को जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोरहा गांव के मल्लाह देवी दीन के यहाँ हुआ था। बेटी के जन्म लेने पर मल्लाह देवी दीन को उसकी शादी में खर्च की चिंता सताने लगी थी। देवी दीन ने अपनी बेटी के नाम फूलन रखा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर की थी। आमतौर पर गांव की लड़कियां दब्बू और शांत होती है, मगर वह एकदम अलग थी। इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से भी भिड़ जाती थी। फूलन के गरीब पिता देवी दीन कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्चा चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना तथा अपने बेटे माया दीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की जमीन भी हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता लगा कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वह उनसे भिड़ गई। कहते हैं कि जमीन के लिए चाचा से बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि हाथापाई तक पहुंच गई। मामला नहीं सुलझा तो अपने हक के लिए फूलन अपने खेत के बीचों बीच धरने पर जा बैठी। उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष थी। फूलन के उग्र स्वभाव से उनकी माता को अधिक चिंता होने लगी। माता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम से मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उनकी माता ने उनका विवाह एक अधेड़ उम्र के पुत्तीलाल मल्लाह के साथ कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, फिर अपनी नियति मानकर इसे स्वीकार कर लिया। फूलन की माता ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर फैसला लिया था, किंतु सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग के हवाले कर दिया था। असल में फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे, यहाँ तक कि उसके पति का उसके पति व्यवहार ठीक नहीं था। फूलन की शादीशुदा जिंदगी कभी खुशहाल नहीं रही। पति मारपीट, गाली गलौज और दूसरों से उसका शारीरिक शोषण कराता था। जल्द ही फूलन के बर्दाश्त से जब सब कुछ बाहर हो गया तो वह ससुराल से भागकर मायके आ गई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उसका चचेरा भाई माया दीन मल्लाह अब तक अपनी बेइज्जती नहीं भूला था। इसी बात का बदला लेने के लिए उनके फूलन देवी पर चोरी का इल्जाम लगाया। पुलिस ने फूलन देवी को गिरफ्तार कर 3 दिन तक जेल में रखा। इस दौरान उसके साथ खूब मारपीट और शारीरिक शोषण किया गया और बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए मां ने कोशिश करके उसे दोबारा से उसके पति के घर भेज दिया, किंतु उनका व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला और उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। 2 बार अपने ससुराल से भाग आई लड़की को समाज द्वारा स्वीकार करना सहज नहीं था। यहाँ उसने अपने परिवार के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया। यहीं से लोगों को फूलन के विद्रोही स्वभाव के नज़ारे देखने को मिले। एक बार तो जब एक आदमी ने फूलन को मकान बनाने में की गई मजदूरी का पैसा देने से इनकार कर दिया तो उसने रात को उस आदमी के मकान को ही कचरे के ढेर में बदल दिया। उस समय फूलन 15 साल की थी जब कुछ दबंगों ने घर में ही उसके मां के सामने उसके साथ गैंगरेप किया। उसके बावजूद फूलन के तेवर कमजोर नहीं पड़े। उसके बाद गांव के दबंगों ने एक दस्यु गैंग को कहकर फूलन का अपहरण करवा दिया। बस यहीं से शुरू हुआ फूलन के डकैत बनने की कहानी। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थी। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया था, किंतु वह बस उसकी शारीरिक भूख थी। इसके लिए वह लगातार कोशिशें करता रहता था। पहले उसने
फुलन को बहलाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो एक दिन उसने फुलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्लाह, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने इसका विरोध किया। उसके बावजूद उसके सरदार ने नहीं माना तो उसने उसकी हत्या कर दी और इस तरह अगले दिन वह डाकुओं का सरदार बन बैठी। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद डाकुओं ने उसी गांव में हमला किया जहां फुलन देवी का पति रहता था। फुलन ने खुद पति को घर से बाहर खदेड़ा और गांव वालों के सामने उस पर चाकुओं से हमला कर सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फुलन ने ये ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। इसी बीच उनके गिरोह में जेल से भागे दो भाई श्री राम तथा लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण फुलन के गिरोह में फूट पड़ गई। बाबू गुज्जर की हत्या से ठाकुर गैंग के श्री राम और लाला राम काफी नाराज थे। बाद में उन्होंने विक्रम मल्लाह को भी मार गिराया और क्योंकि वो बाबू गुज्जर की हत्या का जिम्मेदार फुलन देवी को मानते थे, इसलिए वो फुलन को बंदी बनाकर अपने गांव बहमई ले आए और एक कमरे में बंद कर दिया। 3 हफ्तों तक कई उच्च जाति के ठाकुरों द्वारा उसे पीटा गया, बलात्कार किया गया और अपमानित किया गया। उन्होंने उसे गांव के चारों ओर नग्न कर घुमाया गया। किसी तरह वह 3 सप्ताह की कैद से भागने में सफल रही। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फुलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा करके गिरोह को पुनः गठन किया और खुद उसकी सरदार बनी। बेईमानी से भागने के कई महीने बाद फुलन बदला लेने के लिए गांव लौटी। 14 फरवरी 1981 की शाम को, उस समय जब गांव में एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था, फुलन और उसके गिरोह के 35 लोगों ने पुलिस अधिकारियों के रूप में वर्दी पहने हुए गांव में प्रवेश की। फुलन ने मांग की कि उसे श्री राम और लाला ठाकुर को सौंप दिया जाए। जब ये दोनों व्यक्ति नहीं मिले तो फुलन देवी ने गांव के सभी युवकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया और एक कुएं के चारों तरफ एक लाइन में खड़ा कर दिया तथा उसने श्री राम और लाला ठाकुर के बारे में पूछा गया। जब इनसे कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्हें नदी तक ले जाया गया। हरे तटबंध पर सभी 21 युवकों को घुटने टेकने का आदेश दिया गया और 5 मिनट तक सैकड़ों गोलियों की बौछार हुई, जिसमें 20 लोग मारे गए। उस घटना के जस्मित गवाह उन 21 लोगों में एकमात्र जीवित बचे चंदर सिंह बताते हैं कि फुलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला और श्री राम कहाँ हैं। उसके मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए कहा। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से ही उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। सौभाग्य से वह अकेले गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बेईमानी नरसंहार ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीपी सिंह ने बहमाई हत्याकांड के मद्देनजर रखते हुए इस्तीफा दे दिया। एक विशाल पुलिस अभियान शुरू किया गया था जो फुलन का पता में विफल रहा। ये कहा जाने लगा कि अभियान सफल नहीं रहा क्योंकि फुलन को इस क्षेत्र के गरीब लोगों का समर्थन प्राप्त था। रॉबिन हुड मॉडल की कहानियां मीडिया में घूमने लगी। फुलन को बैंडिट क्वीन कहा जाने लगा और उसे भारतीय मीडिया द्वारा एक निडर और अदम्य साहस महिला के रूप में महिमा मंडित किया गया जो दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। बेईमानी नरसंहार के 2 साल बाद भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के अलावा दूसरे डकैत गिरोह ने न फुलन को पकड़ने की बहुत सी नाकाम कोशिशें की। तब इंदिरा गांधी सरकार ने आत्मसमर्पण पर बातचीत करने का फैसला किया। इस समय तक फुलन की तबीयत खराब थी और उसके गिरोह के अधिकांश सदस्य मर चुके थे। कुछ पुलिस के हाथों मारे गए थे, कुछ अन्य पद्धति गिरोह के हाथों मारे गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1983 में उनमें समझौता किया कि उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। फरवरी 1983 में वह अधिकारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमति हुई।
उसने 3 शर्तें रखी। पहला, उसने कहा कि उसे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है और उसने जोर देकर कहा कि वह केवल मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेगी। उसने ये भी आग्रह किया कि वह महात्मा गांधी और हिंदू देवी दुर्गा की तस्वीरें के सामने अपनी बंदूक रखेगी, पुलिस के सामने नहीं। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता की मौत के बाद हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने को मांग की तथा उसके पूरे परिवार को पुलिस द्वारा उसके आत्मसमर्पण समारोह का गवाह बनाया जाना चाहिए। फुलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी शर्तें मान ली। एक निहत्थे पुलिस प्रमुख ने उनसे चंबल की भीड़ों में मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश की भीड़ में 14 फरवरी 1983 को गांधी और देवी दुर्गा के चित्र के समक्ष अपनी राइफल रखी। दर्शकों में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के अलावा लगभग 10,000 लोग और 300 पुलिसकर्मी शामिल थे। उसके गिरोह के 10,000 सदस्यों ने भी उसी समय उसके साथ आत्मसमर्पण कर दिया। डकैती और अपहरण के 30 आरोप सहित फुलन पर 48 अपराधों का आरोप लगाया गया था। उसके मुकदमे को 11 साल की देरी हो गई, जिससे उन्हें 11 वर्ष में जेल में रहना पड़ा। उस अवधि के दौरान उन्हें ड्रीमग्रंथि अल्सर के लिए ऑपरेशन करना पड़ा और एक हिस्ट्रोक्टॉमी से गुजरना पड़ा। अस्पताल के डॉक्टर ने कथित तौर पर मजाक में कहा कि हम फुलन देवी को अधिक फुलन देवी नहीं बनाने देना चाहते हैं। अंत में उसे निषाद समुदाय के नेता विशंबर प्रसाद निषाद के हस्तक्षेप के बाद 1994 में पैरोल पर रिहा किया गया था। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ सभी मामलों को वापस ले लिया। 1994 में उन्होंने उमेश सिंह से शादी कर ली थी। इस कदम ने पूरे भारत में सदमे की लहर पैदा कर दी और सार्वजनिक चर्चा और विवाद का विषय बन गया। ऐसा उस समय हुआ जब दलित लोग फुलन के समर्थन में गोल बंद हो रहे थे और फुलन इस समुदाय के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। फुलन ने अपनी रिहाई के बाद बौद्ध धर्म में अपना धर्मांतरण किया। 1996 में फुलन ने उत्तर प्रदेश के भदोही सीट से लोकसभा चुनाव जीता और वह संसद तक पहुंची। 1998 में हार गई पर फिर 1999 में वहीं से जीत गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फुलन से मिलने आया। अच्छा जाहिर की कि फुलन के संगठन एकलव्य से सेना से जुड़ेगा। खीर खाई और फिर घर के गेट पर फुलन को गोली मार दी। दिल्ली के एक अदालत ने डाकू से नेता बनी फुलन देवी की सनसनीखेज हत्या के 13 साल पुराने मामले में मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया और 14 अगस्त 2014 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताने वाले शेर सिंह राणा ने फुलन की हत्या के बाद दावा किया था 1981 में बहमई में मारे गए सवर्णों की हत्या का बदला लिया है। यही नहीं, बाद में जेल से फरार होकर उसने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उसने अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां स्वदेश लाने की कोशिश करने का दावा किया था। फुलन की मौत के एक राजनीतिक साजिश भी माना जाता है। उनके पति उमेश सिंह पर भी आरोप लगे थे, लेकिन वो साबित नहीं हो सके थे। लेकिन पुलिस का कहना था कि मुख्य आरोपी राणा फुलन की हत्या का मास्टरमाइंड बनकर ठाकुरों का नेता बनना चाहता था। पुलिस ने समाजवादी पार्टी की सांसद रही फुलन की हत्या के पीछे किसी और मंशा से इनकार किया था। आरोप पत्र के मुताबिक राणा ने अपने दोस्त और रुड़की में बंदूक की दुकान के मालिक राठी से हथियार खरीदे थे। अपने कुल 38 साल के जीवन में फुलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराइयों को समेटे हुए है। कहीं ऐसा लग सकता है कि ये एक बलात्कार का नतीजा था, पर अरुंधति राय कहती है कि अगर बलात्कार फुलन देवी बनता तो देश में हजारों फुलन देवियां घूम रही होती। ये पूरी
मर्दवादी संस्कृति की पैदाइश है। जाति, जमीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे हुए हैं ये कहानी है। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हाइप करना और लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।